इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि स्पेक्ट्रा यानी एटम्स से आने वाले कलर कैसे हमें फोर्स करते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल और क्वांटाइज ऑर्बिट्स मानने के लिए। 19th सेंचुरी के एंड तक लोगों ने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि डिफरेंट लाइट सोर्सेस के स्पेक्ट्रा अलग अलग होते हैं। कुछ सोर्सेस जैसे व्हाइट लाइट बल्ब हो या सिंपल बल्ब हो, सूर्य का प्रकाश, ये सब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन जैसे गैसेस शार्प लाइन बोले तो स्पेक्ट्रा देते हैं। अब इस लेक्चर का एम है हमको समझाना है कि कंटिन्यूअस वर्सेस लाइन जो स्पेक्ट्रा है ना, स्पेक्ट्रा का मतलब है समझे आप, लाइन निकलता है, दिखेंगे हम आगे उस फिगर में, आपको समझ में आएगा शायद। तो लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? तो लाइन स्पेक्ट्रा से कैसे आइडिया आता है कि एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट होने चाहिए। हाँ, ये देखो, और क्यों इलेक्ट्रॉन क्लासिकल तरीके से किसी भी ऑर्बिट में फ्रीली नहीं घूम सकता, जिससे बोर का क्वांटाइज ऑर्बिट जो है वो मॉडल आता है। हाँ? आपको ये धीरे धीरे सब चीजें कनेक्ट होंगी अगर यहाँ वहाँ कुछ नहीं कनेक्ट हो रहा है तो। चलो थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। अर्ली 1800s में फ्रॉनहोफर ने सनलाइट का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से देखा और उसमें काफी सारी डार्क लाइंस नोटिस की। डार्क मतलब मिसिंग, कलर ही नहीं था। तो आज हम उन्हें जो वो जो है स्पेक्ट्रम से फ्रॉनहोफर लाइंस बोलते हैं। मिड 1800 में कर्चॉफ और बंसन, इन्होंने भी हीटेड एलिमेंट से निकलने वाले लाइट स्टडी किया। प्रिज्म से पास करके देखा कि हर एलिमेंट का एक खुद का यूनिक लाइट स्पेक्ट्रम है। देखो, यानी जैसे सोडियम, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी, ये सब का अपना एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। देखो, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंटल से ऑब्जर्वेशन आए, ऑब्जर्वेशन से कैसे आगे बढ़ते गए। तो उन्होंने इसको केमिकल एनालिसिस के टूल में यूज किया, जिसको आप स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह कहते हो। अब 19th सेंचुरी के एंड तक स्पेक्ट्रा को एटम्स के फिंगरप्रिंट जैसा समझा जाने लगा था, है ना, क्योंकि हर एक एटम का, हर एक मटेरियल का एक अपना खुद का स्पेक्ट्रा है, मतलब कलर है। तो लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर तो जैसे आपको पता है कि क्लियर था नहीं, है ना। हमने देखा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद कैसे धीरे धीरे क्लियर हुआ। तो ये भी उसी का एक पहलू है कि ये भी उससे जुड़ता हुआ ही कॉन्सेप्ट है। देखो, इस स्लाइड पर हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम का एक रफ जैसे स्कीमेटिक देख रहे हैं। ऊपर देखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, जैसे व्हाइट लाइट का हो गया, बल्ब का हो गया, सूर्य प्रकाश का हो गया, पूरा रेनबो जैसा बैंड, सारी वेवलेंथ लगभग प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस है, सब प्रेजेंट। नीचे देखो, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। बाकी सब नहीं है तो उसको ब्लैक दिखा है। जैसे हाइड्रोजन में डिस्चार्ज ट्यूब है, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरते थे पहले, तो ब्लैक बैकग्राउंड पे सिर्फ कुछ ब्राइट लाइंस
फिक्स्ड पोजीशन। देखा, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब सोर्स ऑलमोस्ट सारी पॉसिबल वेवलेंथ्स एमिट कर रहा है। लाइन स्पेक्ट्रम में सोर्स जो है वो कुछ ही सिलेक्टेड वेवलेंथ ही एमिट कर रहा है, ऐसा ही समझेंगे। तो हाइड्रोजन जैसा सिंपल एटम सिर्फ कुछ ही लाइंस दे रहा है। यही लाइट स्पेक्ट्रम का मिस्ट्री है कि ये क्यों ऐसा, है ना? तो फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको इंटरप्रेट करते हैं। देखो, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब बल्ब हो गया, सन हो गया, फ्लेम हो गया, एक रेंज के अंदर सारे लैम्बडा या न्यू बोलो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होती है। लाइन स्पेक्ट्रम में जैसे हाइड्रोजन गैस सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लैम्बडा या न्यू ये लाइंस मिलती है। यानी एटम सिर्फ कुछ ही फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करता है। अब हर स्पेक्ट्रल लाइन एक फोटोन को रिप्रेजेंट करती है, समझे आप? क्योंकि लाइट इज फोटोन। तो और जिसका एनर्जी पता है हमें कि E इक्वल टू एच न्यू हम कह सकते हैं। अगर सिर्फ कुछ ही लाइंस हैं तो सिर्फ कुछ ही फोटोन एनर्जीज पॉसिबल है, सीधा है। तो यानी फिक्स्ड सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताते हैं कि फिक्स्ड सेट ऑफ फोटोन एनर्जीज, देखो सीधा मैच हुआ। और फिक्स्ड सेट ऑफ एनर्जी डिफरेंसेस भी बिटवीन द एटॉमिक लेवल्स, ये आपको थोड़ा समझेगा धीरे धीरे। ये एनर्जी और एनर्जी डिफरेंस से जुड़ी हुई बात है। यही पॉइंट हमें एनर्जी लेवल्स के डिस्क्रीट होने की तरफ ले जाता है। यही है वो पॉइंट। एक आप थॉट एक्सपेरिमेंट करो। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटिन्यूअस होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी पे हो सकता, तो जब एनर्जी लूज करे तो किसी भी अमाउंट में एनर्जी छोड़ सकता है। सही है। यानी फोटॉन्स की एनर्जी भी कंटिन्यूअस रेंज में आ सकती थी। देखो, है ना ये? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है तो वो तो लाइट ही देगा। तो लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है? सिर्फ सिलेक्टेड फोटोन एनर्जी से एमिट हो रही है, क्योंकि हम कुछ ही लाइंस देख रहे हैं, कुछ ही फोटॉन्स देख मिल रहे। तो अलाउड एनर्जी का डिफरेंस भी सिलेक्टेड ही होना है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी खुद भी डिस्क्रीट वैल्यू पर ही अलाउड है। देखा ये ऐसा कॉन्सिक्वेंस? तो एटम के अंदर फिक्स्ड एनर्जी लेवल है। इसका मतलब अगर हमने अगर ये अज्यूम किया है कि एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका मतलब है कि यही मतलब निकलता है कि ये भी फिक्स्ड एनर्जी, कुछ ही एनर्जी लेवल्स है। और लाइन स्पेक्ट्रा हमें डायरेक्टली बोलते हैं कि एनर्जी इन एटम्स इज क्वांटाइज नॉट कंटिन्यूअस। देखो ऐसे सब चीजें जुड़ती गई। अब क्लासिकल मॉडल पे देखो नजर डालते हैं। क्लासिकल सोच में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड प्लेनेट जैसा ऑर्बिट करता है। कोई भी रेडियस कोई भी एनर्जी ले सकता है ना? कोई भी रेडियस मतलब कोई भी energy। यानी एनी ऑर्बिट इज अलाउड। लेकिन फिजिक्स ये भी कहती है कि जो चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, जिनको नहीं पता ये आप सुन लो, उस केस में ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, है ना? एक्सेलरेट नहीं तो, एक्सेलरेट का मतलब है वो, समझ रहे हो आप? तो वेव निकालता है एक्सेलरेट का मतलब। क्योंकि इलेक्ट्रॉन से आपको पता है चार्ज है तो लाइंस निकलती है। अब लाइंस कब बैंड होगी? जब वो एक्सेलरेट होगा ना। तो अगर ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिकल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करता है न्यूक्लियस की तरफ, तो फिर वो स्पाइरल करेगा, क्योंकि एक्सेलरेट हुआ, रेडिएट हुआ, मतलब वो एनर्जी लूज। तो ये नीचे आया, आते आते न्यूक्लियस में
और इस दौरान लगभग कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा आते आते। ये पिक्चर लाइन स्पेक्ट्रम से पूरी तरह कॉन्ट्राडिक्ट करती है, क्योंकि हमें तो सारी लाइन मिलती नहीं है, पूरा फ्रीक्वेंसी, हमको डिस्क्रीट लाइन चाहिए। तो क्लासिकल मॉडल कंटिन्यूस रेडिएशन प्रिडिक्ट करता है। तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से? तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में क्लासिकल तरीके से फ्रीली ऑर्बिट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें जो ऑब्जर्व फैक्ट है वो तो अलाउड ही नहीं करता है। तो बिना क्वांटाइजेशन के क्लासिकल ऑर्बिट का स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो क्वांटाइज करना ही पड़ रहा है, इसलिए हमने वो एक्सप्लेन करने के लिए ऑर्बिट को क्वांटाइज कर दिया। किसने किया, आगे देखो। यहाँ पर ये जो बोर का 1930 का फेमस पेपर है, और ये बोल्ड आप कह सकते हो कि पोस्टुलेट भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक स्टेशनरी ऑर्बिट्स में हो सकता है। इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहे लेकिन कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट नहीं करता है। देखो, अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? जस्ट बिकॉज टू मैच with the observed fact of the line spectrum, and uh, to keep the इलेक्ट्रॉन और द एटम स्टेबल, क्योंकि एटम तो एटम रह ही रहा है, तो और क्या तरीका हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये एक्सेलरेट करेगा, मतलब सर्कल करेगा, लेकिन एनर्जी वगैरह कुछ यूज नहीं करेगा। और ये कौन सी ऑर्बिट है जो अलाउड है? यो ही कॉन्टेस्ट वैसे। तो देखो मैथमेटिकली अगर इसको करना है तो ऐसे करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, मतलब एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बार कहते हैं यहाँ पे, एच बाई 2 पाई। यहाँ एन है आपका 1 2 3 ऐसे, यानी सिर्फ वो सर्कुलर ऑर्बिट्स अलाउड है जिनमें एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल हो एच बार का। एच इज द नेचर का एक्शन है, एक्शन आइटम जिसे कहते हैं, नेचर का छोटे से छोटा एक्शन यहीं से शुरू होता है। जब इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट लेवल के बीच जंप करता है, अगर ऊपर से नीचे आता है, तो डिफरेंस इन एनर्जी का फोटोन होता है एच न्यू इक्वल टू इनिशियल माइनस ई फाइनल। इससे नेचुरल तरीके से हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो जाता है। हर लाइन एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन के हिसाब से हर एक जो लाइन है वो, अगर इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो ये लाइन मिली ऐसे करके, ये मैच हो गया, इसलिए ये मॉडल सक्सेसफुल रहा। अब बोर के एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटाइजेशन है एम वी आर इक्वल टू एच बार एन एच बार को एक वेव पिक्चर से समझते हैं। तो शायद ये स्लाइड इसीलिए रखी है कि आपको ये जो इलेक्ट्रॉन तो वेव भी है, पार्टिकल भी है, तो ये वेव कैसा होना चाहिए, तो वेव स्टैंडिंग वेव होना चाहिए। इसलिए ये स्लाइड में आपको उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आए क्वांटाइजेशन। तो डी ब्रॉय, जिनको डी ब्रॉगली भी कहते हैं, इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नहीं, वेवलेंथ भी है। तो लैम्बडा वाला, अगर लैम्बडा है तो हम इसको देखो लेफ्ट वाली फिगर में न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट है, उस पर एक स्मूथ वेव आपने देखो यहाँ ड्रॉ किया है। इसमें पूरे सरकमफेरेंस पर इंटीजर नंबर वाले वेवलेंथ फिट हो रहे हैं, है ना। 3 लैम्बडा यहाँ पे है, देखा आपने। तो ये कंडीशन है 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्बडा। का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की मैटर वेव ऑर्बिट के अराउंड अपने आप से परफेक्टली मैच करती है, यही क्वांटाइजेशन है। और फेज सेम रहता है और स्टैंडिंग वेव बन जाता है। अगर लैम्बडा इक्वल टू
एच बाय एम वी डाल दो तो आपको ये जो 2 पाई r = h n h/mv से आपका एम वी आर इक्वल टू एन एच बार निकल आए। यानी अलाउड ऑर्बिट वही है जहाँ सरकमफ्रेंस पूरा नंबर वेवलेंथ का इंटीजर मल्टीपल है। देखो राइट वाली फिगर में यहाँ जैसे 2.4 नॉन इंटीजर वेवलेंथ फिट करने की कोशिश की गई है। जब आप सर्कल कंप्लीट करते हो तो वेव का फेज मैच नहीं होता है। मैच नहीं होता मतलब ऑब्वियसली जहां से शुरू किया ना वो कंप्लीट नहीं होता है फेज। आप जिनको पता है, हाँ, कुछ ही जगह वो कंस्ट्रक्टिव, कुछ जगह डिस्ट्रक्टिव, ऐसा इंटरफेरेंस होगा। नेट इफेक्ट क्या होगा, वेव खुद को पार्शियली कैंसिल कर देती है, मतलब मैच नहीं होती। आप सिंपली ये समझो। तो ऐसी वेव स्टेबल स्टैंडिंग वेव नहीं दे सकती, इसीलिए ये ऑर्बिट अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि 2.4 लिया हमने, तो एन इज नॉट अलाउड, क्वांटाइज नहीं है ना। 1 2 3 ऐसे ही बनता है। तो इस वेव पिक्चर से बोर का क्वांटाइजेशन रूल सिर्फ एक रैंडम assumption नहीं लगता है, बल्कि वही ऑर्बिट अलाउड है जहां इलेक्ट्रॉन की मैटर वेव खुद के ऊपर नाइसली फिट हो जाए। बस ये जो स्लाइड है उसका पर्पज यही है कि आपको पिक्टोरियली ये एम वी आर इक्वल टू एन एच बार, ये जो क्वांटाइजेशन है वो दिखे। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ समरी देखो कि किरचॉफ और बर्नर ने दिखाया, बंसन ने, कि हर एलिमेंट अपना यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम देता है। हाँ, स्पेक्ट्रम। अब इससे समझ में आता है कि एटॉमिक फिंगरप्रिंट है। लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब है डिस्क्रीट फोटोन एनर्जीज, कंटिन्यूस नहीं, जो डायरेक्टली डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के एविडेंस है। क्लासिकल में एनी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन मॉडल फेल हो जाता है क्योंकि वो कंटिन्यूस रेडिएशन प्रिडिक्ट करता है, जबकि हमको शार्प लाइंस मिलती है। बोर मॉडल ये पोस्टुलेट करता है कि इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में ही रहते हैं, ऑर्बिट बोलो या एनर्जी बोलो, और ट्रांजिशन के दौरान ही फोटोन एमिट करते हैं। तो डी ब्रॉय वेव पिक्चर से, मतलब एम वी आर इक्वल टू एन एच को स्टैंडिंग वेव कंडीशन के रूप में हमने समझने की कोशिश की, और यही अपना क्वांटाइजेशन वाला ऑर्बिट है। ये सारे कॉन्सेप्चुअल बैकबोन आपको सीबीएसई के थियोरेटिकल क्वेश्चन में और जीई के कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज में बहुत हेल्प करेंगे। और बोर्ड मॉडल के जो न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादा आप मीनिंगफुल आपको लगने लगेंगे इससे, होपफुली। चलो, तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को पॉज करते हैं। अगर आपने ये जो कैथोड रेज और मिलीकॉन वाले, आ, आगे हम रुदरफोर्ड भी करेंगे, ये सब आप कनेक्टेड लेक्चर देखो। तो जैसे ये जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, रेज है, चार्ज है, स्कैटरिंग है, स्पेक्ट्रा है, ये सब कैसे मिलकर बोर के क्वांटाइज्ड एटम मॉडल तक ले जाते हैं। एक्चुअली ऐसे ये कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रेस है, हिस्टोरिकल प्लस कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं आइडियाज को यूज करके प्रॉपर बोर फॉर्मूला वगैरह हम देखेंगे। बट दिस आर नॉट सिलेबस ओरिएंटेड वीडियोस है ना, हम अलग से पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ये सिर्फ आपको साइड वीडियोस है। थैंक यू।